तो स्वागत है सर आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। पिछले साल मार्च में मैंने सोचा था कि रियल एनालिसिस का कोर्स बना करके अपने इस चैनल पे डाल दूं, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो अब मेरे पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से और इस बार मन बना करके मैं पूरा का पूरा कोर्स आपको पढ़ाऊँगा सर। क्रमवत अगर आप लोग एक एक लेक्चर देखेंगे और जो मैं बाद में बुक रिकमेंड करूँगा या मेरे जो नोट्स हैं वो अगर मैं बन जाएगा तो पीडीएफ बना करके उसको डाल दूँगा, उससे पढ़ने के बाद में आपको किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रियल एनालिसिस टॉपिक हो, आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% आप प्रश्न बना लेंगे, लेकिन 65 से 70% प्रश्न तक आप आराम से कर लेंगे, है ना। तो मैंने अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं और मैं नोट्स के माध्यम से ही आपको पढ़ाऊँगा सर, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो रियल एनालिसिस में है, जो मैंने मतलब सिलेक्ट किया है, वो अपना काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रश्न देखे होंगे, काउंटेबिलिटी ऑफ ए सेट, अनकाउंटेबिलिटी ऑफ ए सेट। कौन से सेट काउंटेबल होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है सर, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, लेकिन इसको बोला जाता है काउंटेबल। इसको क्या बोला जाता है, काउंटेबल। और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारा आर होता है, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर होते हैं। इस सेट को बोला जाता है अपना अनकाउंटेबल। इसको क्या बोला जाता है, अनकाउंटेबल। और रियल नंबर्स का जो सेट है, रियल नंबर का जो सेट है, उसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के सेट से बड़ी बताई जाती है। कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है, कार्डिनलिटी जो होती है सर, वो किसी भी सेट का पोटेंशियल बताती है। जैसे एक सेट ए है, अभी मैं समझाऊंगा एक तरफ से, अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि आखिरकार ये काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का यूज़ क्या है। जैसे सेट ए है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, 1 2 3। तो सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। ये सेट ए का पोटेंशियल कितना है, 3 है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे, काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, तो आप देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर का पोटेंशियल है वो कम है रियल नंबर के पोटेंशियल से। और अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे कि नेचुरल नंबर के भी अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं और रियल नंबर के पास में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनका पोटेंशियल क्या है, कम ज़्यादा है। मतलब इन्फिनिटी भी छोटा बड़ा हो सकता है क्या। तो इन सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। जैसे एक और प्रश्न मैं आपको बताऊं, सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें हमारे -1 -2 और इधर -इन्फिनिटी तक जाएगा, ये जो इंटीजर्स का सेट होता है, इसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी के बराबर होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 से चालू है, इधर है। इंटीजर्स के अंदर तो 0 और ये माइनस के भी नंबर हैं, फिर भी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो आखिरकार इनका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो सर फाइनाइट सेट जो होते हैं, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, उन सेट को तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा लोग हैं, उसके अंदर कम लोग हैं। जैसे इसके अंदर हम लोगों ने गिन लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। कोई और फाइनाइट सेट होता, ये सारे कैसे सेट हैं, ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं। कोई और फाइनाइट सेट होता, उसके अंदर हम लोग आसानी से गिन लेते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ये इससे बड़ा है या छोटा है, बहुत ईजी हो जाता। लेकिन इनफाइनाइट सेट में कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके अंदर ज़्यादा लोग हैं किसके अंदर कम लोग हैं, ये सारा का सारा कैलकुलेशन आपको इस चैप्टर पे सीखने को मिलेगा। कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ हमने फंक्शन का यूज़ किया है, कुछ रिलेशन का यूज़ किया है, कुछ मैपिंग का यूज़ किया है। कैसे कैसे चीज़ों को फिट बैठाया गया है आप लोग मेरे साथ में अभी देखेंगे, है ना। तो ये हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का। उसके बाद में बात आती है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सेट थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए सर।
इसके पहले आपको क्या आनी चाहिए, सेट थ्योरी आनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं सेट थ्योरी का सोच रहा हूँ बेसिक बता दूँ, बाकी अगर किसी को पहले से आती है तो लोग डायरेक्ट चैप्टर में आगे के लेक्चरों से जा सकता है। और अगर किसी को सेट थ्योरी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या पढ़ा है उसने भूल गया है, तो 11th की और 12th की NCERT है, उसमें जो सेट थ्योरी चैप्टर दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी बेसिक जो सेट थ्योरी है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है, बहुत बार आपने, अगर मैथ के आप स्टूडेंट हैं तो बहुत बार आपने ये डेफिनीशन या सेट को आप अच्छे से जानते होंगे। तो पहले डेफिनीशन लिखिए इसकी सर। मैं डेफिनीशन लिखूंगा, उसके बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग धैर्य के साथ पढ़िए मेरे साथ में, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं सर कि आपका अच्छे से टॉपिक कवर होगा। तो सेट को क्या बोला जाता है, पहले डेफिनीशन लिखिए। Set is a well-defined collection of distinct objects. देख लीजिएगा डेफिनेशन, हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसमें कुछ हो, बाकी इसका भाव क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सेट क्या होता है, सेट एक कलेक्शन होता है किसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का मतलब होता है ये सर, है ना। हमने यहाँ पर आम, अमरूद और अंगूर 3 चीज़ों का एक कलेक्शन बना लिया, तो ये तो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। हम लोग 4-5 पेड़ ले सकते हैं, उनका कलेक्शन कर सकते हैं, है ना। हम लोग कुछ नंबर्स ले सकते हैं, उनका कलेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो कलेक्शन क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को एकत्रित करके एक जगह पर ऐसे लिखना या कलेक्ट करना, जो भी आप समझे, है ना। अब यहाँ पर लिख ही सकते हैं सर, कलेक्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है। तो सभी लोग एक ही एग्जाम्पल देते हैं सर, वही वाला मैं भी दूंगा। मैं आपसे बोलूं कि मेरी क्लास के सभी इंटेलिजेंट बच्चों को आप कलेक्ट करके ले आइए मेरे पास में। मेरी क्लास के सभी इंटेलिजेंट बच्चों को कलेक्ट करके आप मेरे पास में ले आइए। तो मान लीजिए आप सुमित, मोहन और राकेश को ले आए। मैंने आपसे बोला कि मेरे क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों को आप कलेक्ट करके लाइए। आप सुमित, मोहन और राकेश को लेकर के मेरे पास में आ गए। फिर मैंने किसी और से बोला, कि मेरी क्लास के 4-5 इंटेलिजेंट बच्चों को आप कलेक्ट करके ले आइए। तो शुभम, रमन और ऋषभ को ले आया। शुभम, रमन और ऋषभ को ले आया। तो यहाँ पर एक देखिए डाउट है सर, मैं तो बात एक ही बोल रहा हूँ बार बार। मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंट बच्चों को कलेक्ट करके लाइए, लेकिन पहला आदमी जो ऐसा करने गया वो इन तीनों को ले आया, और दूसरा आदमी जो करने गया वो इन तीनों को ले आया। एक एग्जाम्पल और देखिए, मैं आपसे बोलूं कि आप एक कलेक्शन बनाओ 5 नेचुरल नंबर्स का, किन्हीं भी 5 नेचुरल नंबर्स का आप क्या बनाओ, कलेक्शन बनाओ। तो हो सकता है कोई व्यक्ति इन 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बना दे, कोई व्यक्ति इन 5 को ले आई। तो मेरे इतना बोलने मात्र से कि कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, अलग अलग आदमी उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। हर आदमी अपने हिसाब से उसको समझ सकता है। किसी ने 1 2 3 4 5 को चूज़ किया, किसी ने 2 3 5 6 7 को चूज़ किया। अब उसकी बात भी सही है और उसकी बात भी सही है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से कलेक्शन हो गया। अब मैं एक बात बोलूं कि आप उन सभी बच्चों को, मेरी क्लास के उन सभी बच्चों को लेकर के आइए जिनके प्रीवियस क्लास में 90% के अबव मार्क थे या ऊपर थे।
90% के कितने ज़्यादा मार्क थे 90% से। तो अब सबके पास में अपनी मार्कशीट होगी, 4-5 बच्चे जिनके 90 के ऊपर होंगे उन्हीं को भर के लाया जाएगा। तो मान लो एक बच्चा ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी और डी, इनके नाम कुछ भी होंगे। ये वो चारों बच्चे हैं जो मेरी क्लास में अभी पढ़ते हैं और इनके पिछली क्लास में 90% के ऊपर थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी आदमी जाएगा बच्चों को लेने तो वो इन्हीं चारों को लेकर के आएगा, वो इन्हीं चारों को लेकर के आएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद में मैं बोलूँ आपसे कि आप बना दो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। मैं आपसे क्या बोला कि आप एक कलेक्शन बना दो नेचुरल नंबर्स का, उन सभी नेचुरल नंबर्स का जो कि 6 से छोटे हैं या 6 से लेस हैं। तो कोई भी व्यक्ति 1 2 3 4 5 इन्हीं पांचों को लेकर के आएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब मैं ये बात किसी से भी बोलूं वो इन्हीं पांचों को लेकर के आएगा, लेकिन यहाँ पर उसकी मर्जी थी, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके ला सकता था। इंटेलिजेंट बोलने पर हर आदमी के हिसाब से अलग अलग बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने क्या कहा कि 90% के अबव प्रीवियस क्लासेस में जिन बच्चों का स्कोर था उनका ही कलेक्शन बनाना है, तो ये 4 हमारे फिक्स हो गए, है ना। अब यहाँ पर कलेक्शन कोई भी बनाए आएंगे यही चारों, यहाँ पर कलेक्शन कोई भी बनाए आएंगे यही चारों, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो ये वाला कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है और ये वाला कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है सर कि कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो बदले नहीं। कलेक्शन चाहे जो कोई करे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हैं वो बदले नहीं। समझ में ये बात की नहीं समझ में आई? तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग होने चाहिए एक दूसरे से। यानी कि सेट के अंदर हमें अगर कलेक्ट करना है किसी को तो एक ऑब्जेक्ट को 2 बार नहीं ले सकते। मतलब हम लोग मोहन को दोबारा यहां नहीं ले सकते। समझ में ये बात कि नहीं समझ में आई? तो सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए कि डेफिनेशन अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से ना बदले, उसका इंटरप्रिटेशन हर किसी के लिए क्या हो? सेम हो। तो आप लोग इसको अच्छे से लिखिए। उसके बाद और सेट के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ये समझने के लिए था सर। तो आपसे जब आप 11th और 12th की NCERT में सेट चैप्टर खोलेंगे सर, तो वहाँ पर सेट का जो पहली एक्सरसाइज होगी उसमें इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसमें आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये कलेक्शन सेट है कि नहीं है। तो वहाँ पर आपको क्या देखना होगा कि जो डेफिनीशन दी गई है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अच्छा, सेट को अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से देखिए। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सेट ए का। सेट ए के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 नेचुरल नंबर लिए। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट देखिए आप लोग क्या है? डिस्टिंक्ट है। अच्छा, ये वेल डिफाइंड है क्योंकि मैंने सीधे बोल दिया है कि सेट ए ये है ना। यहाँ पर तो आपको मैंने नहीं बोला है कि आप कलेक्ट करके लाओ या सेट बनाओ। ठीक है, तो ये सेट ए हो गया, ये इस तरीके से कुछ हो गया। ये सेट लिखने का एक तरीका है। दूसरे तरीके से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। एक तो ये तरीका हो गया। एक रोलर कोस्टर मेथड होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। 2 तरीके होते हैं सेट बनाने के। आप लोग 11th 12th वाली किताब में पढ़िएगा, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ सर। जितना यूज़ का है मैं उतना आपको बताऊँगा। सेट की डेफिनीशन एकदम लेकिन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आपके सामने कोई सेट दे और वो
लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो सबसे पहले आपका डाउट जाना चाहिए कि ये सेट है कि नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं सर, है ना। तो इसको लिखने का एक तरीका और क्या होता है कि ए के अंदर एक्स आएगा, सेट ए के अंदर क्या आएगा, सेट ए के अंदर आएगा एक्स, और एक्स क्या है, अब एक्स के बारे में हम लोग आगे बताते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। तो सेट, कोई भी सेट हो उसको हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू बना करके इस तरीके से ब्रैकेट बनाते हैं, और उस ब्रैकेट के अंदर सेट के ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं और उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, या तो आप सीधे ऑब्जेक्ट भर के दे दीजिए, या आप डेफिनीशन दे दीजिए जो कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, या आप इस तरीके से दे दीजिए, सेट ए के अंदर एक्स आएगा। अब एक्स क्या है, तो यहां पर हम लोग ऐसे करके इसको एक्स को डिफाइन कर देते हैं कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज लेस देन 6, और एक्स क्या है, 6 से छोटा है। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है सर, तो ये तो अपना हुआ सेट। अब और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे मैं एक सेट बी बनाऊं, ठीक है। अब आप लोग बताइए बी के अंदर कौन कौन लोग आएंगे, जरा एक मिनट करके देख लीजिए। बी के अंदर एक्स टाइप के लोग आएंगे। एक्स क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटा है। तो वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो इवन होंगे और 10 से छोटे होंगे। तो 2, 4, 6, 8 ये 4 लोग आ जाएंगे, है ना। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई। अब x जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 10 है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता, ये लगा देता, तो 10 को भी इंक्लूड करना पड़ता है। ये सारी छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान में रखिए। तो सेट अपना ये होता है, सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर के, इंग्लिश के जो अपने अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी हेल्प से डिनोट करते हैं, और सेट को लिखने के ये तरीके हैं। ठीक है, और जो डेफिनीशन होनी चाहिए इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की, वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ देखिए, जब आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे शुरू में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उसके बाद में आपने क्या जाना था, नेचुरल नंबर्स को ऐड करना आपने सीखा। क्या सीखा आपने, नेचुरल नंबर्स को ऐड करना सीखा। ठीक है, फिर आपने सब्सट्रैक्शन सीखा, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन सीखा। नेचुरल नंबर में सब्सट्रैक्शन और डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन इंटीजर आ गए, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ सर। तो इसी तरीके से अब सेट है, सेट ए है, सेट बी है। अच्छा, आपने मैट्रिक्स भी पढ़ा होगा, मैट्रिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है सर, ये जैसे अपना मैट्रिक्स है कि A1, A2, A3, A4, और ये दूसरा मैट्रिक्स है B1, B2, B3, B4। इस मैट्रिक्स का नाम मान लो A है और इसका B है। तो आपने क्या सीखा होगा, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स क्या है, एक मैथमेटिकल एंटिटी है या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से सेट्स क्या है अपने, ये भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम क्या डिफाइन करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं। समझ में बात कि नहीं समझ में आई। जैसे नेचुरल नंबर्स के बीच में प्लस डिफाइंड है, मैट्रिक्स के बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि नहीं।
मैट्रिक्स एडिशन डिफाइंड है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी शर्तें होती हैं? n क्रॉस m का मैट्रिक्स है तो वो n क्रॉस m वाले से मल्टीप्लाई के लिए कंफर्टेबल है या m क्रॉस n वाले से कंफर्टेबल है, ये चीज़ें आपने जानी होंगी, है ना। तो अब सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है सेट में यूनियन का। पहला ऑपरेशन किस चीज़ का होता है सर? यूनियन का ऑपरेशन होता है। दूसरा क्या होता है? इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन होता है डिफरेंस का, ठीक है। और एक और होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, मान लीजिए, बता दूंगा मैं क्या है। मेनली यही दो हैं, और ये डिफरेंस वाला भी आप लोग कह सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनियन इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है ए और बी, है ना। तो ये जो यूनियन ऑपरेशन होता है इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। जैसे हम लोग एडिशन ऑपरेशन को ऐसे लिखते हैं, एडिशन ऑपरेशन को ऐसे, और सब्सट्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखते हैं, डिवाइड को ऐसे लिखते हैं, वैसे यूनियन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हमें दो नेचुरल नंबर्स के बीच में क्या करना है? एडिशन ऑपरेशन लगाना है, तो हम लोग 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, उनके बीच में एडिशन ऑपरेशन लगा देते हैं, फिर हमारा कुछ आंसर आ जाता है ना। और ये ऑपरेशन वाली जो चीज़ें हैं, ये आपको ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको ग्रुप थ्योरी में, मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, है ना। तो अब जैसे सेट ए हमारा ये है और सेट बी हमारा ये रहा, और हमें क्या करना है? इनके बीच में यूनियन करना है, तो हम क्या कर देंगे? बीच में यूनियन लगा देंगे। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी भी एक सेट होता है। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी ए यूनियन बी ए यूनियन बी भी क्या होता है? एक सेट होता है। अब ए यूनियन बी अगर सेट है तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे, और ए यूनियन बी के बीच में आता कौन है? ए यूनियन बी के सेट में आता कौन है? तो ए यूनियन बी के सेट में एक्स आता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ये बिलोंग्स टू क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, देयर एग्जिस्ट क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट क्या है, ये सब मैं भी आपको समझा दूंगा, परेशान मत होइए, सिंपल चीज़ें। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि ये जो एक्स है ये ए से आया है, ठीक है। जैसे अब मैं एक बात बता दूं, जैसे 1 2 3 है, सेट ए के अंदर कौन कौन है? 1 2 3 है, तो जो ये 1 है ये बिलोंग करता है सेट ए से। 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है? 1 जो है वो सेट ए के अंदर है ना। इसी तरीके से जो स्मॉल ए है ये सेट ए के अंदर नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझे कि नहीं समझे? तो ए यूनियन बी के अंदर एक्स आता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब एक्स या तो ए में होता है, और का मतलब क्या होता है? या। और का मतलब क्या होता है? या। एंड का मतलब क्या होता है? और। समझे कि नहीं समझे? एक्स या तो ए में हो या तो एक्स किस में हो? बी में हो। ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक तरीके से डेफिनेशन हो गई उसकी। अब जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी करने जाएंगे हम लोग, तो 1 देखिए, 1 ए में है तो इसमें आ जाएगा, 2 ए में है तो इसमें आ जाएगा, 3 ए में है तो इसमें आ जाएगा, ए और बी भी आ जाएंगे। ए यूनियन बी के अंदर ए के भी सारे लोग आते हैं और बी के भी सारे लोग आते हैं। ए यूनियन बी के अंदर आने के लिए या तो ए का मेंबर हो आदमी या तो बी का मेंबर हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप ए यूनियन बी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई। उसके बाद में जैसे यहाँ पर ऐसा हो जाता कि बी के अंदर 1 A बी ये 3 एलिमेंट होते हैं, तो अब 1 देखिए ए में भी है और 1 बी में भी है, तो इस केस में 1 को एक ही बार लिया जाता है।
किसी सेट के अंदर किसी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, मैंने पहले बताया था। एक बार आप लोग और ध्यान से देख लीजिए, यूनियन लेने गए आप, दोनों सेट के अंदर वो एलिमेंट अगर प्रेजेंट हुआ तो उसको एक बार ही लेते हैं, एकदम सिंपल। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा।